गुड मॉर्निंग बच्चों। फिर से आज हम इकोनॉमिक्स के चैप्टर में चलेंगे और हम इससे पहले एक इंट्रोडक्शन चैप्टर हमने किया था, चैप्टर का इंट्रोडक्शन। उसमें हमने तीनों क्षेत्रकों के बारे में सीखा था ना, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्रकों के बारे में। आज हम तीनों क्षेत्रकों की तुलना करेंगे। प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र के विविध उत्पादक कार्यों से काफ़ी अधिक मात्रा में वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन होता है। यानी कोई भी चीज़ जब बनती है तो उसमें तीनों क्षेत्रकों का महत्व है। हम ये नहीं कह सकते कि सिर्फ प्राथमिक क्षेत्र की वजह से चीज़ बनी या द्वितीयक क्षेत्र की वजह से चीज़ बनी या तृतीयक, लेकिन हम ये कहेंगे कि तीनों ही क्षेत्रों का इसमें बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है, तब जाकर किसी चीज़ का उत्पादन होता है। साथ ही क्षेत्रों में काफ़ी अधिक संख्या में लोग भी काम करते हैं। लोग वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन के लिए बहुत लोग इसमें काम भी करते हैं। कोई प्राथमिक क्षेत्र में काम करते हैं, कुछ लोग द्वितीयक क्षेत्रकों में काम करते हैं, कुछ तृतीयक क्षेत्रकों में काम करते हैं। इसलिए अगले चरण में हम ये देखेंगे कि प्रत्येक क्षेत्र में कितनी वस्तुएं और सेवाएं उत्पादित होती हैं और कितने लोग उस क्षेत्र में काम करते हैं। अब हम सोच रहे होंगे कि भाई तुम लोग ये सोच रहे होंगे कि हजारों की संख्या में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं की गणना तो करना बड़ा मुश्किल है। अब अपने देश को ले तो हम कैसे अंदाज़ा लगा सकते कि भाई इतने बिस्किट बने पूरे देश में या इतनी चीनी बनी पूरे देश में, तो हम कैसे अंदाज़ा लगा सकते? ये तो बड़ा मुश्किल काम है। यह न केवल बृहद कार्य बल्कि आप आश्चर्यचकित भी होंगे कि हम कारों, कंप्यूटरों, कीलों, फर्नीचरों की संख्या का योगफल कैसे कर सकते? अब कील है, कील को कैसे गिनेंगे हम कि भी इतनी कीलें बनी इस साल में हमारे देश में, है ना? तो ये बड़ा मुश्किल सा सवाल है। इस समस्या के समाधान के लिए अर्थशास्त्रियों का सुझाव है कि वस्तुओं और सेवाओं की वास्तविक संख्याओं का योग करने के स्थान पर उनके मूल्य का उपयोग किया जाना चाहिए। यानी कि अभी आगे उदाहरण से भी सीखेंगे कि वो ये कह रहे हैं कि अलग अलग चीज़, जैसे मान लो कार बनी तो हम उसमें ये नहीं करेंगे कि भी दरवाजे कितने के बने, उसके अंदर जो इंजन है वो कितने का बना, उसमें शीशे हैं वो कितने के, सीट्स के अलग अलग नहीं। वो ये कह रहे जब पूरी चीज़ बन जाएगी तब पूरी कंप्लीट चीज़ जो बनेगी उसका ही मूल्य गिना जाना चाहिए। जैसे यदि 10,000 किलोग्राम गेहूँ 8 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से बेचा जाता है तो गेहूं का मूल्य 80,000 हो जाएगा। 10,000 किलो गेहूं है और 8 रुपये की दर से बेचा जा रहा तो 80,000 हो गया। 10 रुपये प्रति नारियल की दर से 5,000 नारियल का मूल्य 50,000 होगा। इसी प्रकार तीनों क्षेत्रकों के वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य की गणना की जाती है और उसके बाद योगफल प्राप्त किया जाता है। तो इस तरीके से हम किसी वस्तु की गणना करते हैं, हम उसको अलग अलग नहीं देखते, हम ये जब वास्तविक एंड में जो उसका मूल्य है बस उसको हम गिन लेते हैं। केवल अंतिम वस्तुओं और सेवाओं की गणना का ही औचित्य है। जैसे एक किसान किसी आटा मिल को 8 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से गेहूँ बेचता है ना, किसान ने गेहूँ उगाया और 8 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से किसी फैक्ट्री को उसने आटा मिल को गेहूँ बेच दिया। मिल में गेहूँ की पिसाई होती है और बिस्किट कंपनी को आटा 10 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से बेचा जाता है। किसान ने गेहूं बेचा एक आटा मिल को जहाँ पर बिस्किट बनेंगे, उसने 8 रुपये की दर से बेचा। बिस्किट, गेहूं पिसा, बिस्किट बने, सब बने। अब ये जो कंपनी है, जो मिल है, बिस्किट कंपनी को 10 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से बेच देती है। बिस्किट कंपनी आटा के साथ, किसान ने आटा बेचा 8 रुपये के हिसाब से, आटा मिल वालों ने उसको पीसा। जब पीस गया, पीसने के बाद बिस्किट कंपनी को 10 रुपये किलोग्राम से बेचा उसने। 2 रुपये उसका भी तो लगा ना, भी बिजली लगी, मजदूर लगे, तो 10 रुपये के हिसाब से उसने बिस्किट कंपनी वालों को पिसा हुआ गेहूँ बेच दिया। अब बिस्किट कंपनी जो थी आटा के साथ चीनी, तेल जैसी चीज़ों का उपयोग करते हुए बिस्किट के 4 पैकेट बनाती है। अब उन्होंने 10 रुपये किलोग्राम की दर से खरीदा आटा बिस्किट बनाने के लिए। उसमें उन्होंने चीनी भी मिलाई, उसमें बटर या तेल जो भी डलता है बिस्किट के लिए बनाने के लिए, वो सब उसने बनाए और बिस्किट के 4 पैकेट वो बनाती है। यह बाजार में उपभोक्ताओं को 60 रुपये में मिलते हैं चारों पैकेट। तो एक पैकेट पर आप पड़ा 15 रुपये का। अब सोचो, 8 रुपये की दर से किसान ने गेहूँ बेचा आटा मिल को, आटा मिल ने वो गेहूँ पीस कर बिस्किट कंपनी को 10 रुपये किलो के हिसाब से गेहूँ बेच दिया। अब जब बिस्किट बनकर बिस्किट कंपनी ने तैयार कर ली तो उन बिस्किट्स को उसने 15 रुपये का एक पैकेट बेचा। तो यानी कि 8 रुपये से शुरू हुआ था, लेकिन जब हम तक वो चीज़ आई तो वो 15 रुपये की थी। यानी कहने का मतलब ये है कि बिस्किट जो है वो अंतिम उत्पाद है, लास्ट में आया हमारे पास।
तो उसके अंदर सारी कीमत जुड़ी हुई है, गेहूं की भी, आटा पीसने की भी, चीनी की भी, बटर की भी, हर चीज़ की कीमत जुड़ी हुई है और अंतिम उत्पाद से पता लग जाता है कि कुल कीमत कितनी रही। तो समझ गए मुझे लगता है कि तुम लोग को समझ में आ गया होगा कि जो वस्तुएं उपभोक्ताओं तक यानी हम तक जो पहुंचती हैं वो अंतिम कीमत है, उसी समय पता लग जाता है कि कुल कीमत कितनी लगी। अंतिम वस्तु के मूल्य में मध्यवर्ती वस्तु का मूल्य पहले से ही शामिल होता है। बिस्किट अंतिम वस्तु के मूल्य रूप में 60 रुपए के 4 पैकेट मिले, इसमें यानी कि सब कुछ जुड़ा हुआ है। इसी प्रकार अन्य सभी मध्यवर्ती वस्तुओं का मूल्य भी शामिल होगा। अतः गेहूं और आटा के मूल्य की अलग अलग गणना करना उचित है। अब हम गेहूं की अलग गिनती करें, आटे की अलग करें तो ये तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, लेकिन हमारे पास जब बिस्किट आए तो उसमें सब कुछ जुड़ा हुआ है। किसी विशेष वर्ष में प्रत्येक क्षेत्रक द्वारा उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य उस वर्ष में क्षेत्रक के कुल उत्पादन की जानकारी प्रदान करता है। फिर से पढ़ूंगी परिभाषा। कोई खास साल में प्रत्येक क्षेत्रक द्वारा, यानी प्राथमिक क्षेत्रक को, द्वितीयक क्षेत्रक को, तृतीयक क्षेत्रक, प्रत्येक क्षेत्रक द्वारा उत्पादित अंतिम वस्तु, यानी जैसे अभी बिस्किट देखा तो बिस्किट अंतिम वस्तु है, और सेवाओं का मूल्य, यानी इस बिस्किट का लास्ट में हम साल के आखिर में देखेंगे जब फाइनेंशियल ईयर खत्म होगा कि इतने का बिस्किट था, उस वर्ष में क्षेत्रक के कुल उत्पादन की जानकारी प्रदान कर सकते हैं। तो तब हमें वो जानकारी मिलती, तभी तो उसी से तो जीडीपी कहते हैं ना। आजकल तुम लोग सुन रहे हो जीडीपी बड़ी डाउन चली गई, माइनस में जा रही जीडीपी, ये है जीडीपी। तीनों क्षेत्रकों के उत्पादन के योगफल को देश का सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं, यानी जीडीपी कहते हैं। यह किसी देश के भीतर किसी विशेष वर्ष में उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य होता है। जीडीपी क्या है? विशेष फाइनेंशियल ईयर में लास्ट में हम देखते हैं कि बिस्किट इतने बिके, तो उससे हमें उसकी कीमत पता लग जाएगी कि इतना उत्पादन हुआ और इतनी कीमत लगी और इतना मूल्य था। भारत में जीडीपी मापन जैसा कठिन कार्य केंद्र सरकार के मंत्रालय द्वारा किया जाता है। यह मंत्रालय राज्यों और केंद्र शासित क्षेत्रों के विभिन्न सरकारी विभागों की सहायता से वस्तुओं और सेवाओं की कुल संख्या और उनके मूल्य से संबंधित सूचनाएं एकत्र करता है और तब जीडीपी का अनुमान लगाया जाता है। अब हमने तीनों क्षेत्रकों के बारे में देख लिया, जीडीपी देख ली कि अंतिम उत्पाद जो था सिर्फ उसके मूल्य से जीडीपी निकाली जाती है साल में एक बार। अब हम देखेंगे कि क्षेत्रकों में ऐतिहासिक परिवर्तन हुआ। हमें मालूम है कि जब हमारा देश आज़ाद हुआ था और उससे पहले भी बहुत सारे देश ऐसे हैं कि पहले इतने उद्योग तो थे नहीं, तो पहले क्या था, कृषि पर ही सब निर्भर करते थे। सारे देशों में कृषि जो था एकमात्र ऐसा क्षेत्र था जो कि उत्पादन कार्य किया करता था। तो उसी में अब हम देखेंगे कि कैसे परिवर्तन धीरे धीरे आता गया। सामान्यतः अधिकांश विकसित देशों के इतिहास में यह देखा गया है कि विकास की प्रारंभिक अवस्थाओं में प्राथमिक क्षेत्र की आर्थिक सक्रियता का सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र रहा है। जैसे जैसे कृषि प्रणाली परिवर्तित होती गई और कृषि क्षेत्र समृद्ध होता गया, वैसे वैसे पहले की तुलना में अपेक्षाकृत अधिक उत्पादन होने लगा। यानी पहले पुराने तरीकों से कृषि की जाती थी, हम 9th में पढ़ चुके हैं पालमपुर गांव की कहानी ना। फिर आधुनिक तरीके आए तो कृषि में भी विकास होता गया और उससे ज़्यादा उत्पादन होने लगा। अब अनेक लोग दूसरे कार्य करने लगे, शिल्पियों और व्यापारियों की संख्या में वृद्धि होने लगी। व्यापारी समझते हैं ना, बिजनेसमैन, उसमें भी वृद्धि होने लगी। क्रय विक्रय की गतिविधियां कई गुना बढ़ गई। इसके अलावा अनेक लोग परिवहन, प्रशासक और सैनिक कार्यों से भी जुड़ गए। फिर भी इस अवस्था में अधिकांश उत्पादित वस्तुएं प्राकृतिक उत्पाद थीं जो प्राथमिक क्षेत्रक में आती थीं और अधिकांश लोग इसी क्षेत्रक में रोजगार किया करते थे। लगभग 100 वर्षों से ज्यादा के बाद और विशेषकर विनिर्माण की नवीन प्रणाली के प्रचलन से कारखाने अस्तित्व में आए और उनका प्रसार होने लगा। जो लोग पहले खेतों में काम करते थे उनमें से बहुत से लोग अब कारखानों में काम करने लगे। उन्हें कारखानों में काम करने के लिए मजबूर किया गया, जैसा कि हम इतिहास में पढ़ भी चुके हैं, फ्रांस की क्रांति वगैरह में पढ़ चुके हैं। फिर यह हमने रूस की क्रांति में भी पढ़ा। कारखानों में सस्ती दरों पर उत्पादित वस्तुओं का लोग इस्तेमाल करने लगे। कुल उत्पादन और रोजगार की दृष्टि से द्वितीयक क्षेत्र सबसे महत्वपूर्ण हो गया। पहले प्राथमिक क्षेत्र था, लेकिन जैसे जैसे उद्योग आते गए समाज में, वैसे वैसे द्वितीयक क्षेत्र ज़्यादा महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट होता गया। इस कारण अतिरिक्त समय में भी काम होने लगा। इसका अर्थ है कि क्षेत्रकों का महत्व परिवर्तित हो गया। विगत 100 वर्षों में विकसित देशों में द्वितीयक क्षेत्र से तृतीयक क्षेत्र की ओर पुनः बदलाव हुआ।
शुरू में इतिहास बताता है 100 साल पहले का प्राथमिक क्षेत्र ज़्यादा इम्पोर्टेंट था, लेकिन जैसे जैसे उद्योग आए तो द्वितीय क्षेत्र की इम्पोर्टेंट हो गया। लेकिन उसके बाद अब हम देखते हैं उठाकर तो तृतीय क्षेत्र ज़्यादा उत्पादन करते, ज़्यादा लोग उसमें काम करते, ज़्यादा महत्वपूर्ण हो चुका है। कुल उत्पादन की दृष्टि से सेवा क्षेत्र का महत्व बढ़ गया। अधिकांश श्रमजीवी लोग सेवा क्षेत्र में ही नियोजित हैं। विकसित देशों में यही सामान्य लक्षण देखा गया है। ज़्यादातर लोग आज सेवा क्षेत्र में ही काम करते हैं। क्या भारत में भी परिवर्तन हुआ, ये हम देखेंगे, लेकिन ये हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास में कि क्या भारत में भी परिवर्तन है, क्योंकि भारत शुरू से कृषि प्रधान देश रहा है। तो पहले तो कृषि में ज़्यादा लोग थे, फिर धीरे धीरे द्वितीय क्षेत्र में आए, और अब क्या भारत में भी लोग सेवा क्षेत्र में या तृतीय क्षेत्र में काम कर रहे हैं, ये हम नेक्स्ट चैप्टर में देखेंगे। बेटा जितना चैप्टर अभी तक पढ़ाया गया उसको ध्यान से पढ़ लेंगे, क्वेश्चन आंसर्स भेज दी जाएंगे, वो ध्यान से इकोनॉमिक्स की कॉपी में करेंगे। अटेंडेंस के लिए मैं बार बार कहती हूँ 11 से 11:10 के बीच में आएगी, उसके पहले और उसके बाद जो भेजेगा उसकी एब्सेंट लगेगी। सारा दिन फ़ोन लेकर के नहीं बैठना है। CBSE की वर्कशीट ज़रूर करनी है, हो सकता है उसी के बेसिस पर यूनिट टेस्ट के नंबर्स लगाए जाएंगे। 10th क्लास है, बहुत ध्यान देना है और पढ़ाई हर वक्त पढ़ाई करनी है। हर वक्त मेरा मतलब है थोड़ा सा रिक्रिएशन भी चाहिए, टीवी भी देखना, लेकिन ज़्यादा समय पढ़ाई में ही बिताना है। और जब फीस के लिए कहा जाएगा तो तभी तुम लोग को आना है, ऐसे नहीं आना है, स्कूल बिल्कुल नहीं आना है। ग्रुप पर डाल दिया जाएगा कि कितनी फीस, ये तो तुम्हें मालूम है कितनी कितनी किसको फीस डाली, लेकिन जो डेट दी जाएगी उस डेट के हिसाब से तुम्हें स्कूल आना है। ठीक है, अपना ध्यान रखना है और घर में रहना है। ऑल द बेस्ट।